नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं आज आपको कारक पढ़ाऊंगी। कारक किसे कहते हैं, कारक शब्द का अर्थ क्या है, ये हिंदी व्याकरण में क्या काम करता है। तो कारक शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ जानने के लिए हमें इसकी बनावट देखनी है। कारक शब्द किससे बना है? कारक शब्द क्री धातु में अक प्रत्यय जोड़ने से बना है। तो इसका अर्थ होता है करने वाला। क्री धातु करनार्थ में होती है। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। परिभाषा क्या है इसकी कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला कारक होता है। वाक्य में जो भी संज्ञा और सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं उनका वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये बताने वाला कारक होता है। तो कारक मुख्य रूप से कितने होते हैं? कारक के कुल भेद, कारक के कुल भेद 8 होते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कारक 8 प्रकार का होता है। कारक के मुख्य भेद, कारक के मुख्य भेद 6 होते हैं। और कारक के गौण भेद, गौण का मतलब जो मुख्य नहीं है, अप्रधान बोलते हैं इसको, मुख्य को प्रधान कहते हैं। ये 2 होते हैं, मुख्य और गौण। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कुल भेद हो जाएंगे 8। अब ये मुख्य क्यों है? जो 2 कारक गौण हैं वो गौण क्यों है? गौण कारक कौन कौन से होते हैं? गौण भेद होते हैं संबंध कारक और संबोधन कारक। इनको गौण क्यों कहा गया है? क्योंकि संबंध कारक और संबोधन कारक का संबंध क्रिया के साथ नहीं होता, इसलिए इनको गौण कारक कहा गया है। तो कुल भेद 8। अगर पेपर में आए कारक के कितने भेद होते हैं तो हमें पहला उत्तर 8 ही लगाना है। कुल भेद कितने हैं तो भी 8, और भेद कितने हैं तो भी 8। अगर शब्द आए कारक के मुख्य भेद कितने हैं तो ही हमें उत्तर 6 लगाना है। और गौण भेद कौन से हैं? संबंध और संबोधन। बाकी के जो भेद रहते हैं वो सारे मुख्य भेद हैं या फिर प्रधान भेद हैं। तो हम पहले करते हैं कारक है कौन कौन से। तो जो पहला कारक है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद हैं कारक के। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कर्ता के साथ एक ने शब्द जोड़ देते हैं हम जब भी बोलते हैं कर्ता ने। तो ने क्या है? इसको हम कारक चिन्ह कहेंगे। कारक चिन्ह कह सकते हैं, कारक चिन्ह कह सकते हैं, या फिर विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं, या फिर सीधा विभक्ति भी कह सकते हैं, या प्रसर्ग भी कह सकते हैं। और ये होते हैं 7। कारक चिन्ह 7 होते हैं, कारक 8 होते हैं। तो कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है। कर्म का को, करण से या द्वारा, कई बार के द्वारा भी लिखा हुआ हमें मिल जाता है। संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी। ये 9 शब्द हैं, लेकिन कारक चिन्ह तो एक ही माना जाएगा। अधिकरण में और पर, जैसे में और पर 2 शब्द हैं पर अर्थ एक ही देंगे, ये चिन्ह एक ही माना जाएगा। संबोधन का कोई चिन्ह नहीं होता,
हे, अरे, ये शब्द हम उपयोग कर लेते हैं, पर ये मूल रूप से विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं जो हम यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। वैसे तो मूल रूप से तो यही कारक चिन्ह है, लेकिन जब हम कारक करेंगे तो हम देखेंगे कि कर्ता के साथ ने तो आता है, पर कहीं कहीं कुछ नहीं हो, ऐसा भी संबंध है। यानी 0 का मतलब कुछ नहीं हो, जहां पे कर्ता के साथ ऐसा भी हो सकता है, वो अंडरस्टूड हो जाता है वहां पे। कर्म के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कर्ता के साथ से और द्वारा भी कई बार आ जाता है, तो वो अलग बात होती है। मूल रूप से यही चिन्ह होते हैं। अगर पूछा जाता है पेपर में कर्ता कारक का चिन्ह बताए तो हम ने जवाब देंगे। बाकी जब कर्ता कारक करेंगे तो और भी चिन्ह हम देखेंगे, और भी शब्द हम देखेंगे कि कर्ता के साथ लग के आ जाते हैं और कहीं पे कर्ता के साथ कुछ भी नहीं होता। तो ये 2-3 प्रश्न इसमें से बनते हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, मुख्य कारक कितने हैं, गौण कारक कितने हैं, कारक चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक क्या होता है? जो क्रिया को करता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, लेकिन कई बार 0 यानी कुछ भी ना हो ऐसा संभव है। तो हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे राकेश खाना खा रहा है। राकेश खाना खा रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या है? खा रहा है। और इस क्रिया को करने वाला कौन है? राकेश। तो राकेश क्या हो जाएगा? कर्ता। यहां पर ने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ने अंडरस्टूड है, इसमें मिला दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है, दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम पहचानेंगे कि क्रिया क्या है और उसको करने वाला कौन है। वही क्या होता है? कर्ता होता है। क्रिया का अगला टॉपिक है, हम विस्तार से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि क्रिया की भी जाती है और क्रिया अपने आप भी होती है। जैसे राकेश खाना का खा रहा है, यहाँ पे हमें आभास होता है कि क्रिया की जा रही है राकेश के द्वारा। जैसे हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि क्रिया अपने आप हो रही है। तो जब अपने आप हो रही होती है तो जिसके द्वारा हो रही होती है वही उसका कर्ता मान लिया जाता है। हवा चल रही है, इस वाक्य में हवा को ही कर्ता कारक मानेंगे हम, तो हवा यहाँ पे कर्ता है। पंखा चल रहा है, यहाँ पंखे को ही हम कर्ता मानेंगे। राकेश खाना खा रहा है, यहाँ पे राकेश शब्द ही कर्ता है। तो जो क्रिया करता है वही करता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक। इसलिए अध्यापक शब्द ही क्या है? करता है। अब रही बात ने की, ने कब दिखाई देगा? तो ने जो कारक चिन्ह है वो सिर्फ भूतकाल के वाक्यों में दिखाई देगा। जैसे हम इसी लाइन को लिखें, राकेश ने खाना खाया, तो यहाँ पे वाक्य भूतकाल का है, तो यहाँ कर्ता के साथ ने दिखाई दे रहा है। यहाँ ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसमें कर्ता के साथ दिखाई नहीं देगा। अगर हम इसको भविष्य काल में लिखेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। राकेश खाना खाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ ने दिखाई देगा। एक उदाहरण और लेते हैं, किसान ने खेत में हल चलाया। किसान ने खेत में हल चलाया, तो यहाँ पे क्रिया हुई है चलाने की, और वो किसने की है? किसान ने। तो किसान शब्द क्या हो जाएगा? कर्ता। और इसके साथ ने आया हुआ है क्योंकि ये लाइन भूतकाल में लिखी हुई है।
अगर इसी लाइन को हम वर्तमान काल में लिखें, किसान हल चलाता है, तो ने साइलेंट हो जाएगा। किसान हल चलाएगा तो भी साइलेंट हो जाएगा। तो हम क्या समझे, कर्ता हमें छांटना है क्रिया के द्वारा। क्रिया कौन कर रहा है, वही करता है। और भूतकाल का वाक्य है तो ने दिखाई देगा, अन्यथा उसमें ने दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे हम बहुत सारे वाक्य कर सकते हैं। अगला कारक हम करेंगे कर्म कारक। कर्म कारक कैसे छांटे हम। कर्म कारक की परिभाषा तो ये होती है कि जिस पर क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो इससे काफी मुश्किल हो जाता है कर्म कारक छांटना। तो कोई हम आसान सा रास्ता अपनाते हैं जिससे कि हम कर्म कारक छांट सके वाक्य के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कोई भी वाक्य है उसमें कर्ता कारक छांटने के बाद पहले हम कर्ता कारक छांटेंगे, उसके बाद क्या और किसे से प्रश्न करेंगे। इन दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाता है तो वो क्रम कारक है। कैसे, हम प्रश्न किससे करेंगे, क्या और किसे, बारी बारी से ये दोनों से प्रश्न करके देखेंगे। पहले कर्ता छांटने के बाद इन दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाता है तो वो क्रम कारक है। अगर इन दोनों का ही जवाब मिल जाता है तो उसमें दो क्रम हैं। तो पहले हम एक क्रम के बारे में जानते हैं। क्रम का मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म कारक का मतलब है ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट छांटना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने एक वाक्य लिखा था, राकेश ने खाना खाया। राकेश ने खाना खाया। अब यहाँ पे क्रिया क्या हुई है, खाने की हुई है, यानी खाया भूतकाल की ये क्रिया है। और इसको किया किसने है, राकेश ने। और क्रिया करने वाला होता है कर्ता। तो राकेश शब्द कर्ता है और खाया शब्द क्रिया है। अब हम क्या और किसी दोनों को लगा के देख लेंगे। राकेश ने क्या खाया, खाना खाया। तो यहाँ पे हमें क्या का जवाब खाना मिल रहा है। तो ये जो शब्द होगा इसे हम कहेंगे कर्म। क्या से जवाब नहीं मिलता है तो किसे लगा के देख लेंगे हम। यहाँ पे क्या से ही मिल गया तो क्या के जवाब में जो शब्द आएगा वो होगा कर्म कारक। और भी एक आधा उदाहरण लेते हैं। छात्र पत्र लिखता है। छात्र पत्र लिखता है, यहाँ पे क्रिया है लिखने की और इस लिखना काम को कर रहा है छात्र, इसको कहेंगे कर्ता। छात्र क्या लिखता है, पत्र। तो ये पत्र शब्द क्या हो जाएगा, कर्म कारक। अब किसे का जवाब किसने मिलेगा, जब कर्म प्राणीवाचक हो तो उसका जवाब किसे से प्रश्न करने पे मिलेगा। जैसे माता ने पुत्र को समझाया। यहाँ पे क्रिया क्या हुई है, समझाने की। तो ये शब्द हो गया क्रियापद और ये काम किसने किया है, माता ने। माता शब्द क्या हो गया, कर्ता। माता ने क्या समझाया, जवाब नहीं मिल रहा। माता ने किसे समझाया, पुत्र को। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, कर्म। तो हमने देखा जहां पे कर्म प्राणीवाचक है वहां पे किसे लगाने से प्राप्त होगा उत्तर, और जहां पे अप्राणीवाचक है या फिर वस्तुओं की तरह उपयोग किया जा रहा है वहां पे क्या लगाने से हमें कर्म कारक मिल जाएगा। तो अब कहेंगे कि एक वाक्य में कितने कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में एक कारक भी हो सकता है, दो तीन या सारे कारक भी मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस कारक के बारे में पूछा जाए आप उसी का जवाब देंगे। जैसे अंडरलाइन यहां आती है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रम कारक। अगर अंडरलाइन माता शब्द के नीचे हो तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। जिस शब्द के बारे में पूछा है वही उत्तर देना है। या फिर जो कारक पूछा है, मान लो इसमें प्रश्न आ जाए माता ने पुत्र को समझाया, इसमें कर्म कारक का उदाहरण बताएं, तो आप पुत्र शब्द लिख देंगे। कर्ता कारक का उदाहरण बताएं, ऐसा लिखा है तो आप माता उत्तर कर देंगे।
तो जो पूछा है उसी के बारे में बताएंगे। एक ही वाक्य में कई कारक हो सकते हैं, एक कारक भी हो सकता है। एक कारक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कर्ता के बिना क्रिया होती ही नहीं है। तो एक तो ऐसे आते हैं प्रश्न, एक कर्ता और कर्म कारक में एक अलग तरह से प्रश्न आ जाता है। जैसे कोई लाइन दे दी और उसमें से पूछ लिया यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। एक ये तरीका है प्रश्न पूछने का। और वाक्य दे दिया जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। और ऑप्शन में दोनों ही डाल दे, कर्ता कारक भी डाल दे और कर्म कारक भी डाल दे। तो 4 ऑप्शन में से हम 2 ऑप्शन तो काट देंगे, क्योंकि इसमें कारक ही 2 है। ये क्रियापद है, ये कर्म कारक है और ये कर्ता कारक है। तो करण और संप्रदान ये तो है ही नहीं, इसमें 2 ऑप्शन तो कट गए। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, कर्ता और कर्म। जबकि इस वाक्य में कारक भी दोनों ही है, कर्ता भी है और कर्म भी है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा जवाब दे, ये वाक्य किसका उदाहरण बनेगा, कर्म कारक का या करण कारक का। तो इस स्थिति में हमें जवाब देना है कर्म कारक। ये कर्म कारक का उदाहरण है और ये किस नियम पे चलता है, जो कारक के नंबर की सीरीज होती है। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जो बारी बारी से आते हैं और जो जितने भी कारक वाक्य में आए हुए हैं और उनमें जो बाद में आता है वही उसका उत्तर होता है। तो अगर हम सीरीज लिखते हैं तो ये आएगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ऐसे आएंगे ये। तो कर्ता और कर्म 2 ही कारक हैं, दोनों में से बाद में कौन सा है, कर्म। तो ये उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। मान लो इसमें 3 कारक होते, कर्ता, कर्म, करण, तो इसमें फिर उत्तर हो जाता करण। जो नंबरिंग होती है उसमें बाद में कौन सा है, दिए हुए कारकों में, वही उसका उत्तर होगा। अगर लाइन आ जाती यहां पे कि राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। अब इसमें देखो ये तो क्रिया है, खेल रहा है ये करता है, और पूछ ले ये वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो इसमें तो कारक ही एक है, तो ये सीधा सीधा किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्ता का। यहाँ पे कर्ता लिखना था, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्ता कारक का। तो अब हम समझे, जब एक ही कारक हो वाक्य में तो वही उत्तर होता है उसका, लेकिन एक से ज्यादा कारक हो तो जो लाइन में कारक की सीरीज में जो बाद में है, बाद वाला जो आया हुआ है वही उसका उत्तर होगा। मान लो एक लाइन में कारक आए हुए हैं 3, कर्ता, करण और अधिकरण। एक वाक्य में ये 3 कारक हैं और फिर पूछ ले ये उदाहरण किस कारक का है, तो फिर हम जवाब लगाएंगे ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो ऐसे 1-2 बार प्रश्न आए हैं पेपर में और आगे भी आ सकते हैं। तो अगला कारक हम करेंगे करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? करण जो होता है वो एक तरह का साधन होता है, क्रिया जिसके माध्यम से की जाती है उसे ही हम करण कहेंगे। और करण कारक के जो चिन्ह हैं वो से, या, द्वारा या के द्वारा से लिखे मिलते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि से ही काम चलाया जाए, से ना चले द्वारा, और इन दोनों से ही वाक्य में सुंदरता ना बने तो हम के द्वारा पे जा सकते हैं, अन्यथा हम से काम चला सकते हैं। कई बार माध्यम शब्द भी इनकी जगह लिखा हुआ मिल जाता है, तो हमें क्या करना है, क्रिया देखनी है। देखो सभी कारक हम क्रिया देख के कर सकते हैं, क्योंकि कारक वही होता है जो क्रिया के साथ संबंध बताए। क्रिया क्या है, वो किस साधन के द्वारा की जा रही है। तो हम कोई उदाहरण लिखते हैं, राम कलम
से पत्र लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखना। ये क्रिया है, इसको कर कौन रहा है? राम ये करता है। और किस साधन के द्वारा कर रहा है? कलम से। तो कलम जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? करण कारक। अब ये पत्र शब्द रह गया। राम कलम से क्या लिखता है? पत्र। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? कर्म कारक। तो हमें एक कारक नहीं, वाक्य में सभी शब्दों का पता होना चाहिए ये कौन सा कारक है, क्योंकि पेपर में किसी भी शब्द के बारे में पूछा जा सकता है। तो साधन देखना हमें, किस साधन के द्वारा काम हो रहा है। कई बार वाक्य ये भी आ सकता है कि वह हाथ से लिखता है, तो हाथ हो जाएगा। उसने ये बात आंखों देखी, तो आंखों देखी मतलब आंखों से देखी, आंख हो जाएगा यहाँ पे। एक बार प्रश्न आया, कानों सुनी बात भी कभी कभी झूठी हो सकती है। ये अचटेट में आया हुआ प्रश्न है, कानों सुनी बात भी कभी कभी झूठी हो सकती है। तो यहाँ पे करण कारक कान शब्द है। कानों सुनी का मतलब कानों से सुनी या कानों द्वारा सुनी। तो यहाँ पर भी चिन्ह को साइलेंट कर दिया गया है। कान शब्द क्या हो जाएंगे? करण कारक। एक आधा उदाहरण और कर लेते हैं हम। कार द्वारा दिल्ली जाएंगे। हम कार द्वारा दिल्ली जाएंगे। यहाँ पे हमें क्रिया देखनी है। क्रिया क्या है? जाना। और वो किस साधन के द्वारा होएगी? कार के द्वारा। तो कार शब्द क्या है? करण कारक है। ये जरूरी नहीं कि कार शब्द हर जगह ही करण कारक होगा। कारक नियत नहीं होते, अनियत होते हैं। यानी एक ही शब्द सारे कारक के रूप में आ सकता है। तो हम एक उदाहरण लिखेंगे। यहां लिख लेते हैं, कार चल रही है। यहाँ क्रिया अपने आप होती हुई लग रही है, तो यहाँ जो कार है ये कर्ता कारक का उदाहरण बनेंगे। क्रिया अपने आप हो रही है यहाँ पे। अगर होता राम कार चला रहा है, उस स्थिति में कार शब्द क्रम कारक बन जाता। और यहाँ कार एक साधन के रूप में है, तो यहाँ क्या है? करण कारक है। ये भी आ सकता है, कार पेट्रोल से चलती है। कार पेट्रोल से चलती है। यहाँ पे क्रिया है चलना। कार तो करता है, लेकिन किस साधन के द्वारा चल रही है? पेट्रोल से। तो पेट्रोल शब्द क्या हो जाएगा? करण कारक। मां ने रस्सी से गाय को बांध दिया। यहाँ पे बांधने की क्रिया किस साधन से हुई है? रस्सी से। तो रस्सी क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो इस तरह हमें साधन देखना है कि जो भी काम हुआ है वो किस साधन के द्वारा हुआ है, वही क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो अगला करण कारक में हम एक शब्द के बारे में और जानते हैं, साथ शब्द के बारे में। साथ शब्द अगर ये आ जाता है तो कौन सा कारक लगाएं हम? जैसे हम लिखते हैं, वह दूध के साथ रोटी खाता है। वह दूध के साथ रोटी खाता है। तो यहाँ पे के देख के हमें संबंध कारक नहीं लगाना है। यहाँ पे जो ये साथ शब्द है, इसके कारण इससे जो पहले संज्ञा है वो करण कारक होगी। जैसे राम सीता के साथ वन गए, तो सीता के साथ, सीता शब्द करण कारक है। अगर इसी वाक्य को यूं बोल दें, सीता राम के साथ वन गई, तो राम शब्द करण कारक है। यानी जो ये साथ शब्द होता है, इससे पहले जो भी संज्ञा होती है वो करण कारक का उदाहरण होती है। ये उपपद विभक्ति होती है जो शब्द के साथ लगती है। इनका कुछ भी लॉजिक हो, पर ये शब्द जहां आएंगे वहां यही विभक्ति मानी जाएगी। साथ शब्द जहां पर भी आएगा, साथ शब्द से पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम होगा उसे हम करण कारक मानेंगे। तो अगला कारक हम करेंगे संप्रदान कारक।
संप्रदान का अर्थ क्या होता है? संप्रदान शब्द में सम और प्र दो उपसर्ग होते हैं, एक मूल शब्द होता है दान। तो ये कारक दान देने से संबंधित अर्थ में होता है, तो दान देने अर्थ में ही होता है ये। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम? जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक है, या फिर जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक है, या फिर जिसको कुछ अच्छा लगे, जिसको कुछ अच्छा लगे वह भी संप्रदान कारक है। उदाहरण से करेंगे हम। जिसको कुछ दिया जाए, जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। अब यहां पे जो क्रिया है वो देना है, और इसको करने वाला कौन है? राजा। तो राजा शब्द तो कर्ता हुआ। संप्रदान जो कारक है, जो देना अर्थ होता है, उसमें तीन संज्ञाएं तो आती ही आती है। तीन कारक आएंगे, इसका मतलब देने वाला, और जो वस्तु दी जाती है वह, और जिसको दिया जाता है वह, तीन संज्ञाएं होंगी इसमें। तो देने वाला तो क्रिया कर रहा है, वह तो करता है, और जो चीज दी जाती है वो क्रम है, जिसको दी जाती है वह संप्रदान है। यानी दान से जिसको अभिप्रेत किया जाए, दान जिसको दिया जाए उसे संप्रदान कहेंगे हम। तो किसको दिया गया है यहाँ पे दान? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण शब्द क्या है यहाँ पे? संप्रदान है। को आएगा यहाँ पे। अब संप्रदान के चिन्ह तो है के लिए, लेकिन को भी आ जाता है। को वैसे तो किसका है? कर्म कारक का उदाहरण है, लेकिन जहां पर दान देने से संबंधित अर्थ आएगा वहां पे ये संप्रदान माना जाएगा। और गाय शब्द किसका उदाहरण बनी? कर्म कारक का उदाहरण बनी। यहाँ पे माँ ने भिखारी को रोटी दी, तो यहाँ पे माँ कर्ता, किसको दी है रोटी? भिखारी को। भिखारी क्या है? संप्रदान है, और रोटी शब्द क्या है? कर्म कारक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे जिसको भी कुछ दिया जाता है वो संप्रदान कारक होता है। दूसरा अर्थ है क्रिया की जाए। वह मां के लिए दवाई लाया, वह मां के लिए दवाई लाया। तो यहाँ पे एक क्रिया की गई है, किसके लिए की गई है? मां के लिए की गई है। तो मां जो शब्द है ये संप्रदान का उदाहरण है। भाई के लिए तो विभक्ति चिन्ह है, कारक तो मां शब्द है। मां शब्द है संप्रदान, और वह है कर्ता, और दवाई है कर्म। तो यहाँ पे क्रिया की गई है। तीसरा इसका अर्थ है जिसको कुछ अच्छा लगे। इसमें हमें कोई अन्य कारक नहीं ढूंढने, बस अच्छा लगने की बात है तो वहां पे संप्रदान लगा देंगे हम। जैसे एक बार ये आया था एचटेट में, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। तो यहाँ पे किसको अच्छा लग रहा है? हेमंत को। अगर शब्द पूछे तो हेमंत शब्द हो जाएगा, वरना ये पूरा वाक्य ही संप्रदान कारक का उदाहरण माना जाएगा। इसी तरह के लिए की जगह कभी कभी वास्ते शब्द भी आ जाता है। मान लो यही वाक्य लेते हैं हम, वह माँ के वास्ते दवाई लाया, तो वास्ते शब्द भी आ जाता है। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों के निमित्त दान कर दी। तो कई बार निमित्त शब्द भी के लिए के अर्थ में होता है, और निमित्त से पहले गरीब जो शब्द है वो संप्रदान माना जाएगा। तो निमित्त, वास्ते, हेतु, कई बार ये शब्द भी के लिए के अर्थ में ही होते हैं, तो वहां पे भी ये संप्रदान माने जाएंगे। अब जहां दान देना अर्थ नहीं है वहां को आ जाए, क्योंकि को जो विभक्ति है वो कर्म कारक की है। तो कर्म और संप्रदान दोनों में कैसे अंतर करें? जब दो कर्म एक वाक्य में आए हो। अगर कर्म कारक एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दो कर्म आ जाए
तो कैसे अलग करें, तो देखते हैं हम एक उदाहरण के साथ। एक वाक्य है, अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। तो इसमें काम पढ़ाना है, क्रिया पढ़ाना है, ये क्रिया है और इसको करने वाला है अध्यापक, ये करता है। और देना क्रिया यहाँ पे है नहीं, दान देना क्रिया यहाँ पे है नहीं, तो ये संप्रदान तो होगा नहीं। अब ये क्या है भाई, एक क्रिया होती है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं, अर्थात दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश में भी ये टॉपिक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, दो कर्म हो, तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में इसे बोलेंगे एक प्रधान क्रम और एक गौण क्रम होते हैं। तो इनको कैसे पहचाने, जो प्रधान क्रम होता है उसको हम क्वेश्चन किसे से करेंगे, इस मतलब इसका किसे से जवाब मिलेगा। और जो गौण क्रम होता है, जो प्रधान क्रम होता है इसका जवाब हमें क्या से मिलेगा, और जो गौण क्रम होता है उसका जवाब हमें किसे से मिलेगा, गौण क्रम का जवाब। और जो गौण क्रम होता है ये प्राणीवाचक होता है, और जो प्रधान क्रम होता है वो अप्राणीवाचक होता है। तो हम ये तीन कंडीशन लाके देखेंगे, दो क्रम हो जहां पे पहले ये आता है वाक्य में प्रथम क्रम और बाद में ये आता है क्रम सेकंड, यानी दूसरा क्रम कारक। तो अब देखो क्या और किसे से प्रश्न करके देखेंगे। अध्यापक ने किसे पाठ पढ़ाया, छात्र को। अध्यापक ने छात्र को क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। ये प्राणीवाचक है और ये अप्राणीवाचक है। अब दो शर्त हमें पता है तो तीसरी हम लिख देंगे। जो अप्राणीवाचक होता है, क्या से जिसका जवाब मिलता है वो क्या होता है, प्रधान। और जो प्राणीवाचक होता है और किसे से जिसका जवाब मिलता है वो क्या होता है, गौण। तो छात्र शब्द गौण कर्म कारक है और पाठ शब्द प्रधान कर्म कारक है। इसको इसलिए बोला गया है कि जब भी दान देना क्रिया आएगी तो हमेशा जो गौण कारक है वही संप्रदान में जाएगा, प्रधान कारक तो कर्म ही रहेगा, कभी भी संप्रदान नहीं बनेगा। तो इस तरह हम दो कर्म भी देख सकते हैं। तो अगला हम कारक करेंगे अपादान कारक। किसी भी स्टूडेंट को कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो वो मैसेज कर दे, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा दूंगी, या कोई पढ़ना चाहता है भाई ये टॉपिक एक्स्ट्रा है वो पढ़ा दूंगी मैं। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में से जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके लिए मैसेज कर दें।